वीडियो तो नहीं चालू है, फोटो तो नहीं खींचने चालू है। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था गणवोह कुक्टुक सरी, और उसके बाद का सूत्र था डह सी धुट, और उसके भी बाद था नश्य। गणवोह कहता क्या था कि ग हो और न हो, उसके बाद क्या हो, सर प्रत्याहार हो, यानी न हो या ड़ हो, इसके पहले सर प्रत्याहार का वर्ण हो तो इसको क्या हो जाए, कुक हो जाए, और इसको टुक हो जाए ना, यही कहा था। ये इसको हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद डहसी धुट क्या कहता था, ये तीनों स की बात करता था, और ये डहसी धुट ये केवल स की बात कर रहे हैं, यानी इधर डकार रहे प्लस इधर सकार रहे तो इसके स्थान, इसके बगल में क्या आगम हो जाए, धुट का आगम हो जाए। और इसी का सहवर्ती ये वाला सूत्र था, यानी इधर पदांत न रहे उसके बाद स रहे तो क्या आगम हो जाए, धुट का आगम हो जाए। इधर सर रहे तब हो, इधर केवल दंत श रहे तब हो, और इधर भी दंत स रहे तब हो। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है, वो क्या कहता है, शीतुक, शी माने सकार। अब इसी से इसको भी जोड़ दीजिए, सी तुक। अब इसमें न है, इसी न का अनुवर्तन इसमें भी आ जाएगा, तब इसका पूरा क्या हो जाएगा, पदांत न हो बाद में स हो तो तुक का आगम हो जाए। किसका आगम हो जाए, तुक का। ये टित है कि कित है, कित है, इसलिए कहाँ बैठेगा, आदि में। चूंकि आद्यंतव टकितव कहता था कि आदि हो और अंत हो, आदि में टित हो, अंत में कित हो। आप लोग बताएं क्या, हम सब लोग आदि बोले थे, मुझे अंत में कित हो, आदि में हो तो क्या बनेगा, ट का इतौ, इत टित कितौ। इसकी वृत्ति में आप देखेंगे तो लिखा है टित कितौ यशोक्तौ तच्छ क्रमात् आद्यंता वयवौस्तः, यानी टित और कित जिसको कहे जाए उसके, यानी टित हो तो आदि अवयव बने और कित हो तो अंत अवयव बने। इसके पहले हम कल वाली क्लास में बताए थे कि यदि पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट हो तो बाद में, और सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट हो तो उसके जस्ट पूर्व वाले। जहां इन दोनों यानी पंचमी के द्वारा और सप्तमी के द्वारा निर्देश दोनों प्राप्त हों तो वहां क्या बलवान होता है, पंचमी का जो निर्देश होता है अर्थात बाद वाला निर्देश बलवान होता है। यहां तक सामान्य खाका समझ में आ गया। इसमें ये इसका सहवर्ती ये है, और इसका भी थोड़ा सा इसमें अनुवर्तन आता है न का, ठीक है। चलिए अब बता रहे हैं पूरा मामला क्या है। सूत्र क्या था, सी-तुक, सी-तुक। इसका क्रम क्या है, वो होता तुक ही है, क्योंकि वो अनुनासिक इसलिए होता है कि तभी उसकी संज्ञा होती है। इसीलिए उपदेश अनुनासिक कहता क्या है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच इसकी संज्ञा करता है। तो अगर मान लीजिए सुट या ये है और इसको अगर ऐसे ही लिख दिया जाए तो कैसे इसकी संज्ञा होगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए ये अनुस्वार युक्त लगाया जाता है, अनुनासिक युक्त। अनुस्वार अनुनासिक में कन्फ्यूजन तो नहीं है। अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है,
स्वाद से पेट कौन सा अनुनासिक है, कौन सा अनुस्वार? ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। ठीक, अब ये कहता क्या है, इसके पहले जो नस्य है वो कहता क्या था कि पदांत ना हो, पदांत ना हो, इसके बाद क्या हो, सी माने सप्तमी विभक्ति एक वचन, तुप माने प्रथमा विभक्ति एक वचन। हम लोगों ने पढ़ा था जो सप्तमी हो यानी वो बाद में हो, पहले नहीं। अरे सुनिए तो, मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा था कि यानी कि सप्तमी जो हो, सप्तमी का अर्थ होता है बाद में। इको यानी अच माने सप्तमी है तो अच माने बाद में परे होने पर अच। अब यहाँ वो आदेश उसको नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ मैं सूत्र का सूत्रार्थ भर बता रहा हूँ। सी माने सकार हो इधर तब तो क्या हो जाए, तुक का आगम हो जाए। किसका आगम होगा? तुक का आगम होगा। इसकी वृत्ति में लिखा गया है पदांतस्य नश्य से परे तुगवा। पदांतस्य माने पदांत नकार को, से परे माने सकार परे होने पर इस नकार को तुक का आगम हो जाता है। क्योंकि इधर सप्तमी है तो सप्तमी के द्वारा जो निर्दिष्ट होगा पद उसका क्या अर्थ होगा? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सप्तमी में ये वर्ण आदिष्ट है सप्तमी के द्वारा, तो इसके पूर्व वाले के स्थान के साथ साथ संयुक्त होकर के आगम हो जाएगा। आगम आदेश क्लियर है? आगम कैसा होता है? मित्रवत, और आदेश शत्रुवत। मित्रवत होने का मतलब ये है कि अगर ये शत्रुवत होता तो इस पूरे नकार के स्थान पर बैठ जाता, लेकिन आगम है चूंकि इसलिए ये इसके साथ होकर के बैठ जाता है, ये किसी को हटाता नहीं, ये समन्वय बना करके उसके साथ बैठ जाता है। इसका अर्थ समझ में आ गया? पदांत नकार हो, उसके पहले सकार हो यानी कि तालव्य सकार, तो उस पदांत नकार को क्या आगम हो जाए? तुक का आगम हो जाए। अब इसका उदाहरण बताइए। सन धन शंभु, मूल ये है आपका, मूल ये है। अब यहाँ एक सूत्र और लग रहा है अभी, अब बताइए आप लोग। मैं इसलिए इसको पहले बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है वो दूर रहे। इसके पहले ही जो सी-तुक का नंबर क्या है? 8 3 31 है, और स्तोष चुनास चूह का नंबर क्या है? 8 4 40। स्तोष चुनाचु इसके बाद का सूत्र है, यानी इसके पहले नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, और ये है कैसा? वैकल्पिक है, वैकल्पिक है, इसलिए ये इसका अपना पक्ष में काम करेगा, इसके दूसरे पक्ष में है वो भी काम करेगा। तो यहाँ अगर हम स्तोष चुनाचु लगाएंगे तो स्तोह माने सकार त वर्ग हो, उसके बाद सकार च वर्ग हो, तो इस सकार त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाए? सकार माने स हो गया, त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया और न हो गया, और इसके बाद स हो गया, और च वर्ग माने च छ ज झ ञ। इसके स्थान पर क्रमशः यही आदिष्ट होते हैं। यथा संख्य मनुदेशा समानाम बताए थे ना। अगर सकार और इसका योग हो तो क्या आदिष्ट होगा? सकार च वर्ग वाला आदिष्ट होगा। किसके स्थान पर? सकार त वर्ग के स्थान पर। ये मैं बताया था, क्लियर है? चलिए अब मान लीजिए यहाँ न है
यानी सकारता वर्ग का वर्ण है, इसका है। तुक का आगम अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल स्तोह चुनाचु वाला मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जो कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ कन्फ्यूजन मत पालिएगा। इसके पहले स्तोह चुनाचु के पहले ये आ जाएगा, स्तोष पहले ये आएगा फिर स्तोष चुनाचु आएगा। लेकिन क्योंकि ये वैकल्पिक है, इसकी दृष्टि में वो अपना काम करेगा, ये अपनी दृष्टि में काम करेगा। ठीक, अब मैं बता के इसको आगे चलता हूँ, तब मैं बताऊंगा। तवर्ग का है यानी इसमें से है, सकार तवर्ग का कोई वर्ण है। इसके बाद स है यानी ये है, सकार है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? न के स्थान पर, न के स्थान पर हम देखे थे कि न के स्थान पर क्या हो जाए? न्य। साई शंभु, इसको जोड़ दीजिए। साई शंभु, एक रूप ये बन गया। क्लियर है? यहां विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसके पहले स्तोह चुनाचु जो आता है, स्तोह चुना चु, ठीक, इसके पहले ये आता है। लेकिन चूंकि ये वैकल्पिक है इसलिए मैं इसको पहले बता दिया, आपको जब हल करते समय वहां झंझट न मिले इसलिए मैं बता दिया। सन धन शंभु स्तोष चुनाचु लगा, चूंकि इधर सकार तालव्य है, इधर तवर्ग का नकार है, तो न के स्थान पर न्य हो गया। साई शंभु एक रूप सिद्ध हो गया। क्लियर है? आइए अब दूसरे रूप को सिद्ध करते हैं। अब सी तुक कहता क्या है कि पदांत नकार हो, उसके बाद स हो, तो इस नकार के साथ तुक का आगम हो जाए। इसको मैं बता दिया कि तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वज, ये समझ गए आप? तो चूंकि ये सन जो है पदांत है, तो इधर पदांत नकार की बात कहता है। कहते हैं कि सी माने सप्तमी है, इसके जस्ट पूर्व वाले वर्ण के अंतिम के साथ हो जाए तो कहाँ आदिष्ट होगा? सन धन तुक धन शंभु, ये हो गया। ककार की हलतम से संज्ञा, तत्लोप से लोप, उपदेश अनुनासिक से उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा और लोप, बचा क्या? सन धन त धन शंभु। अब बताइए अब क्या लग रहा है? स्तोष चुनाचु, किसको स्तो माने, किसको चु माने? इधर तो न है, ये तवर्ग का है, इधर भी तो त है, ना है ना, त दोनों है। लेकिन इसके बाद सकार का योग नहीं है, इसलिए पहले इस स्थान पर नहीं होगा। फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, इधर तवर्ग का त है, इधर सकार है, तो स्तोह चुनाचु कहता क्या है कि सकार च वर्ग के साथ सकार च वर्ग का योग, सकार माने दंत सकार के साथ त वर्ग का ए वर्ग एक साथ रहे, और बाद में तालव्य सकार और च वर्ग एक साथ रहे, इन दोनों का अगर योग होता है तो सकार यानी जो दंत सकार है और त वर्ग है, उसके स्थान पर जो तालव्य सकार और च वर्ग का वर्ण है वो आदिष्ट हो जाता है। ठीक है? अब इधर तवर्ग है, इधर स है, स्तोष चुनाचु लग गया, तो ता को क्या आदिष्ट होता है? च हो गया। ठीक, इसको च आदिष्ट हो गया। सन धन च धन शंभु। अब यहां क्या लगेगा? अरे यहाँ तथा दधन का व नकार है, स्तो का सकार, कच्चा वर्ग का चकार है, यहाँ तो फिर लग जाएगा ना। नियम तो बैठ रहा ना, तो लगाइए।
फिर उसको लगाएंगे स्तोष चुनाशु को, तब क्या बनेगा? नकार को क्या हो जाएगा? नकार को इया बन जाएगा। ठीक है, इस नकार को इया हो गया। अब क्या हो जाएगा? सई च शंभु, एक रूप यही बन जाता है। सस छोट कहता क्या है? पदांत झय हो, उसके बाद स हो, उसके बाद अट हो, तो उस सकार को छकार आदेश हो जाए। वो कैसा है? वैकल्पिक, इसलिए एक स्थान ये बन गया। इसको जोड़ देने पर क्या बन जाएगा? सैंच शंभु। एक रूप ये बन गया सैंच शंभु। अब अगला सूत्र जो आता है आपका, सस छोट करता क्या है कि झय हो, उसके बाद सकार हो, उसके बाद अट हो। अच्छा, एक अट के बाद वाला इसके ऊपर वार्तिक लिखा गया था सस छोट के, छत्वम अम इति वाच्यम, यानी जो अट तक कह रहा था वो और बढ़ा करके अम तक कर दे रहा था ना। यहाँ केवल अट की बात कर रहा है। सस छोट झय परस्य सस छोवा अट, यानी इधर क्या हो? झय हो, ये स हो, बाद में अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो इस स को छ आदेश हो जाए, यही कहता है। अब यहाँ देखिए है क्या, अट में क्या आता है? अट का प्रत्याहार का वर्ण कहाँ से कहाँ तक है? हाइब्रिड तक ये आता है। ये नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? इसके बाद वाले में, हाइब्रिड के बाद जो लड़ के बाद जो यमगणनम है उसमें आएगा। ये केवल हाइब्रिड तक की बात करता है। ये आ रहा है, अट है। उसके पहले क्या है? नहीं, एक मिनट। इसके बाद वाला एक सूत्र लग रहा है जो सैंच शंभु जब बन रहा है, ये इस स्थान पर लिया जाएगा। सकार के बाद आकार है, ठीक। अब इसको तोड़ दीजिए, मान लीजिए सैंच इतना लिख दीजिए, अब प्लस स धन अ धन भू, ठीक। अब इधर देखिए, ये स है और इसके बाद अट है, उसके बाद क्या है? पदांत झय। तो ये झय में आता है कि नहीं? आता है। तो इसके बाद जो स है उसको क्या आदेश हो जाए? छ आदिष्ट हो जाए। तब क्या बन जाएगा? संशंभु। क्या बनेगा? अच्छा, ऐसे ऐसे शब्द बना दिए हैं, लगता है कहाँ से कैसे बना दिए ना। चलिए, सस छोट कहता क्या था कि पदांत झय हो, उसके बाद स हो, उसके बाद अट हो, तो छ स को छ क्या कैसे हो जाए? विकल्प से ये हो जाए। यहाँ लिख दीजिए सस छोट, ये विकल्प से ये करता है, तब क्या बन जाएगा? पूरा पूरा इसको हटा दें, सैंच शंभु।
इसके पहले क्या बना था? सबसे पहले सम धन शंभु, जब तो चुनाचु लगा था तो सं शंभु बना था। दूसरे में क्या बना? संच शंभु। और तीसरे में जब ये बन जाएगा तब क्या होगा? संच शंभु। अभी एक और बनेगा। झरो झरी सवर्ण क्या कहता है? हलह परस्य झरो वा लोपह सवर्णे झरि परे। यानी हल हो, झल हो, फिर ये सवर्ण झर हो। झरे लिख रहे हैं बोल। तो इस झर का लोप हो जाए। कैसे? वैकल्पिक लोप है। जब वैकल्पिक लोप करेगा तो ये वाला तो नित्य बना रह जाएगा ना। यानी ये जो ये बना है संच शंभु, ये नित्य तो बना रह जाएगा ना इस नियम से। यानी कि जो हम लोगों सचोट पढ़े हैं, सचोट आ चुका है ना, इसके पहले आ गया था, वैकल्पिक है। इसलिए ये भी इसका एक रूप तो ये बन रहा था ना, ये वाला संच शंभु। संच शंभु ये नित्य बना, इसके आगे बना संच शंभु सचोट से। और अब जो है झरो झर सवर्ण कहता है कि इधर क्या हो? हल हो, उसके बाद झर हो, उसके बाद भी कोई सवर्ण झर हो। अब यहाँ देखिए इस स्थिति में, यानी ये जो बन रहा है सई च छ धन भू, ये छ पूरा बन जाएगा ना, चूंकि इधर बाद में स्वर है, ये मिल जाएगा तो पूरा छ हो गया। अब इधर देखिए कौन सा झर है, सवर्ण झर कौन सा है, कौन सा हल है? यह हल है। इसके बाद झर में आता है ये। झर में कहाँ कहाँ के वर्ण आते हैं? इसके लिए आप हर बार ये देख लीजिए नियम। च छ ज झ माने चौथा वर्ण है। अब चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, स इतने तक रहेंगे। तो ये च जो है किस में आ रहा है? किस वर्ग में? पहले वर्ग का वर्ण है। तो यानी कि ये है इसके अनुसार, माने पहले झल है, हल है, हल के बाद झर है, ये दो कंडीशन मिल गई। और इसका सवर्णी क्या है? झर। झर माने इसका सवर्णी कौन कौन? च के सवर्णी कौन कौन से होंगे? यानी इस वर्ग के समस्त व्यंजन। तो यानी ये भी है। तो लोप किसका होगा? पूर्व वाले जो झर है इसी का। बाद में सवर्ण झर है तो इस पूर्व वाले सवर्ण झर का लोप हो जाए। लोप होने पर क्या हो जाएगा? सई शंभु। अब इसको जोड़ दीजिए तो मान लीजिए सही ढंग से जोड़ने पे क्या हो जाएगा? सई शंभु। सही है? सैंच शंभु हो गया, दूसरा सैं शंभु। क्लियर है? और इसके पहले सैं शंभु और सैंच शंभु, चार रूप बने। अब सोचिए कितना अपने आप में सार तत्व लिए हुए ये सूत्र है। तुक के आगम के, इसमें तुक का आगम इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। यानी केवल इसमें तुक का आगम नहीं हुआ है, ये नित्य बनेगा, बाकी सब वैकल्पिक रूप से बनेंगे। क्लियर है? चलिए, इसको समझ में आ गया ना? ये समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, तुक के आगम के बाद के भी दो सूत्र हैं, व्यंजन संधि में लास्ट में हैं। पदांताद वा करके है और एक छे च करके है। छे च
मुझे ख्याल है कि 6 ही पूछा गया था इस बार नेट में पूछा गया था। उसका क्रम क्या है, कुछ दिया था, सूत्र कैसे कैसे लगेंगे, कौन क्रम पहले आएगा, कौन सूत्र पहले आएगा उसके बाद हाँ। आएगा ऐसे। इसको हटा दिया जाए। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज मुझे और ध्यान आ गया। मैं उस दिन बताया था पद संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं। हाँ हाँ, न के और सितिचा और अरे जो सर्वनाम स्थान संज्ञक वाला था, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, इसमें सितिचा याद है। सितिचा इस बार नेट में पूछा गया था। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से ही बताता रहता हूँ बीच बीच में। ऐसा नहीं सितिचा कहीं लक्ष्य सिद्धांत में नहीं मिलेगा, वो बाद में कहीं होगा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इधर तो नहीं है। लक्ष्य सिद्धांत में होगा, मैं बाद का नहीं पढ़ा हूँ। जैसे संज्ञा में नहीं आया है, संधि में नहीं आया है, कहीं समास में भी नहीं आया है। अच्छा, एक सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कृत तद्धित समासाश्च। ये सूत्र जो है इस बार जो टीजीटी 2021 हुई थी उसमें पूछा गया था। हमारे पार्टनर अनिल जी, हम लोग रोज समास का सूत्र हल करते थे, रोज डेली। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन समास हम लोग न पढ़े हों। परीक्षा में वही गलत करके आए थे। रोज पढ़ते, रोज बोलते भी थे, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, लेकिन परीक्षा में वही। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक परीक्षा दीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा हो भी जाता, जैसे ही बाहर निकलिए तुरंत लगता है ये तो हो गया गलत, उसमें पता नहीं चलता। ओवर देखिए है वही बात ना, जैसे आपको सरल पेपर देख के ये नहीं हो जाना चाहिए कि बस हम उखाड़ देंगे। अगर किसी को हल्के में ले लिए तो वो आप ही उखाड़ देगा। जैसे इस बार बहुत लोग केवीएस का जो एग्जाम दिए हैं सब बहुत हल्के में लेके मत न, उसमें जो पैसेज वाला था उसमें बहुत लोग गच्चा खाए हैं। कैसा गया पेपर? चलिए, पेपर तो ठीक गया है, फिलहाल रिजल्ट ठीक आया तब बढ़िया है। आगे चला जाए। सीतुक हो गया। अब अगला क्या है कि गमो ह्रस्वादच गमुण नित्यम, गमो ह्रस्वादच गमो ह्रस्वादच इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 8 3 32। चलिए, ये कहता क्या है? इसकी वृत्ति में लिखा गया है कि ह्रस्वात् परो यो ngम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य अचो नित्यम ngमुट। इसका ये है पदांत ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद हैं? तो यानी पदांत ह्रस्व माने पदांत ह्रस्व स्वर होना चाहिए। उसके बाद क्या है? ngमुट, ngम, ngम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए, ञ म ङ ढ़ न और म, ये इसको नहीं लिया जाता है, लास्ट वाले को। अब पूछा कहाँ से है? इसको, 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 यही कौन से आएंगे? ngम प्रत्याहार में, ङ ढ़ और न। ngम प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 3 वर्ण। उन्हीं की चर्चा यहाँ की जा रही है। ngम माने ङ हो गया, ढ़ हो गया, न हो गया।
ङ हो गया, ड़ हो गया और न हो गया। इसके बाद क्या हो? क्या हो? अच हो, कोई स्वर। अच माने संपूर्ण स्वर होते हैं, जानते हैं ना। कहता है कि ngम ह्रस्वात अच, अच माने सप्तमी विभक्ति, ngमुड़ प्रथमा, और ये नित्यम कैसे हो जाए? नित्य हो जाए। लेकिन अभी मैं इसकी अनित्यता भी दिखा दूंगा अभी आपको। आप वो सूत्र पढ़े हैं, ठीक? आइए देखते हैं। पदांत क्या हो? ह्रस्व स्वर हो, उसके बाद ङ, ड़, न, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, फिर उसके बाद क्या हो? अच हो। तो हो क्या? ngमुट। ngमुट माने यहाँ ngमुट का साधारण सा अर्थ है मुट, और दूसरा णुट और नुट। यही तीन क्या होंगे? आदेश, आगम होगा। मुट, णुट और नुट का आगम हो जाए कहाँ? चूंकि यहाँ अच लिखा है, अच माने सप्तमी, अंगम माने वो पंचमी एक वचन का है। तो ये पंचमी है, इधर ये सप्तमी, मामला फंस गया वही त्रिशंकु वाला। उधर जाओ, ये कहता इधर आओ। तो दोनों के स्थिति में कौन बलवान होगा? उभय निर्देश हो, पंचमी निर्देश बलियान। तो इस पंचमी के द्वारा जो निर्दिष्ट होगा, पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट कौन है? ये ङ, न और म, ये तीन है। इसके बाद वाले के स्थान पर कार्य होगा, यानी अच को। इस अच से पूर्व क्या हो जाएगा? ये आदिष्ट होकर के इससे पूर्व ही बैठ जाएगा। अब इसका उदाहरण बोलिए आप। प्रत्यंग धन आत्मा। अब यहाँ देखिए कहाँ ह्रस्व अच है और कहाँ मुट, ये आपका ngम प्रत्याहार का वर्ण है, और किसके स्थान पर आदिष्ट होगा? अच मने स्वर। ये स्थिति मिल रही है, ये मिल गई। उसके पहले क्या? ङ, ड़ और न में से कोई एक हो, ये भी है। और उसके पहले कहना है पदांत ह्रस्व हो, यकारोत्तरवर्ती आकार है, दीर्घ की बात नहीं होगी, केवल ह्रस्व अ हो, उसके बाद ङकार या नकार या ड़कार में से कोई एक हो, फिर उसके परे कोई स्वर हो, तो उसके बाद के स्थान पर, उसके स्थान के साथ साथ क्या आदेश हो जाए? वो आगम हो जाए मुट। ngमुट पूरा होगा तो इधर ङ है, इसलिए मुट का आगम होगा। तो यहाँ हो जाएगा मुट। अब यहाँ देखिए हलंत्यम से इसकी संज्ञा तस्लोप से लोप हो गया, उपदेशे जन्नासिक इत से संज्ञा और तस्लोप से ये भी लोप हो गया। बचा क्या? ङ भरशेष बचा। ठीक, अब जोड़ दीजिए प्रत्यंग ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ङ बन जाएगा, यानी ये स्थिति बन जाएगी। और आत्मा का जो मकार था, यानी ये बाद वाला, वो सेम रह गया। ये व्यंजन है केवल, इसके बाद स्वर नहीं है। तो ये व्यंजन जो स्वर विरहित अवस्था में यहाँ बैठ जाएगा, तो ये क्या हो गया? एक रूप सिद्ध होगा। इसका कोई और रूप बनेगा? और कौन सा बनेगा? ये कहीं कहा है कि विकल्प से? ये कहीं विकल्प से कहा है? नहीं है। इसकी वृत्ति में लिखेंगे ह्रस्वात् परो यो ngम,
ह्रस्व के बाद जो ngम है, यानी ह्रस्व है ये अकार, उसके बाद यो ngकार यानी ng है, तद अंतम, उसके अंत में, यद पदम, जो पद है, तस्मात् परो, तस्मात् परो ने इसके बाद में जो अच है, इसके साथ नित्यम ngमुट, नित्य रूप से मुट नुट नुट का आगम हो जाए। और यहाँ क्या होगा, इधर ngकार है इसलिए मुट का आगम हुआ। ठीक है, तो बन क्या गया, प्रत्यंगात्मा। ठीक है, अब हम इसको देख लिए, यानी ngकार को देख लिए बच्चे, क्या है, ड़ और न। अब ड़ और न को भी देखते हैं। सुगण धन, सुगण धन ईशा। अच्छा, मैं बताया था कि आप लोग पढ़ के आइएगा, तो कुछ ग्रुप में डाला गया था, पढ़े थे आप लोग? ईमानदारी से बताइए, पढ़े थे ना? हाँ, ऐसे ही पढ़ा कीजिए। मैं जैसे जो आज पढ़ना है उसको एक बार पढ़ के आएंगे, तब समझने में, तब एक दिन पढ़ के देख लीजिए। जैसे अब कल जो पढ़ना है 3 सूत्र या 4 सूत्र कल पढ़ लीजिएगा। आज के बाद वाला जो टॉपिक रहेगा 3-4 सूत्र उसको ना समझ में आए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो इसीलिए आते हैं ना कि हमारा जो समस्या है उसका निदान कैसे हो, इसी के लिए तो आते हैं। तो ना समझ में आए कोई बात नहीं, फिर से जब यहाँ पढ़ेंगे कुछ तो समझ में आएगा। कि मान लीजिए सचोट कहता क्या है कि छ के स्थान पर छ हो जाए, श के स्थान पर छ हो जाए, बाद में अट रहे, इतना तो समझ में आ जाएगा ना। इतना भर समझ में आएगा तब भी बहुत है, यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। सुगण धन ईशः में ये स्थिति हो गई। इसके पहले गकारोत्तरवर्ती आकार है, ह्रस्व है, उसके बाद ण है, वहाँ भी ण है, तो बाद में ई अच स्वर है। बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, इसका कोई कैटेगराइजेशन यहाँ नहीं किया गया है। पहले केवल ह्रस्व स्वर होना चाहिए, मामला ये है। ठीक है, बाद में स्वर है, इसके पहले डकार भी है, उसके पहले ह्रस्व आकार भी है। तो कहाँ आगम होगा, अच के जस्ट पहले, यानी इस स्थान पर क्या आगम होगा, णुट का आगम होगा। णुट माने टकार की संज्ञा लोप, उपदेशे जन्मनासिक से संज्ञा लोप, बचा भर क्या, ड़ा भर बचा। और इधर क्या है, सुगण धन ड़ा, एक और आएगा ना, ये तो णुट वाला है, इधर भी एक है, सुगण धन ईशा। अरे चाहे जहाँ लिख दीजिए, चाहे उसके नीचे ला दिए। अब सही है। सुगण धन ईशा, अब क्या बन जाएगा, सुगणीशः, सुगणीशः, सुगणीशः नहीं, सुगणीशः। णकार को जब थोड़ा सा मूर्धाक्ष से के साथ थोड़ा देर तक बोलेंगे तब 2 डबल णकार की ध्वनि आ जाएगी। ये भी केवल स्वर विरहित वाला णकार है यहाँ। बाद में णकार उत्तरवर्ती ईकार भी है, सुगणीशः ऐसा उच्चारित होगा। तो यानी हम णकार को भी देख लिए, बच क्या रहा है, न। इसको हटा जाए। चलिए, आप लोग तो खुद समझ रहे हैं। उड़ जा रहा है, आपको कठिन लग रहा है? बिल्कुल, यानी कि इसके पहले नहीं पढ़ी हैं? पढ़े हैं, लोग सिद्धांत कौमुदी, लेकिन इतने डिटेल में नहीं। हाँ, यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो पाएंगे हम लोग। हैं अब जब जैसे मान लीजिए बड़ा सा कोई सागर है, उसके लिए समुद्र तो छोटा लगेगा ना। तो उसी प्रकार से जब हम खूब डिटेल से पढ़े रहेंगे, हमारे पास अभी समय है ना, समय की कहाँ कमी है।
पेपर कब होगा कोई दरा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। जब भी हो उसके पहले हम लोग, हमारा ये 101% प्रयास रहेगा कि कम से कम एक बार तो जब भी सिलेबस चल रहा है, इसके लिए तो बस केवल ऐसे ही है कि क्रैश समझिए, जो टारगेट बैच जिसको कहते हैं कि भाई ये आगे हमारा परीक्षा है, उसकी दृष्टि से हम कितने तेज चल रहे हैं, वो दृष्टि होगी। लेकिन जब हमारा आपका जो अगला एग्ज़ाम है जो जून या इसके आसपास में होगा, उसके लिए हम लोग विशेष रूप से तैयार हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद शुरू होगी वो क्लास, मतलब ये जब आपका ये एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद। और जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता के एग्ज़ाम के पहले एक बार तो ये सामान्य रूप से इसमें भी जैसे जो नेट की किताबें हैं और जो प्रवक्ता की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें कॉमन हैं, प्रवक्ता में कुछ किताबें कम हैं और नेट में कुछ किताबें ज़्यादा हैं। तो एक बार तो एक सिलेबस ये कवर हो जा रहा है, दोबारा फिर से कवर होगा, तब वो डिटेल्ड होगा, पूरा ढंग से विधिवत होगा। जिस प्रकार से एक एक पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन अपने प्रवक्ता में, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब आपको एक बार तो अभी सामान्य रूप से खेल लेंगे, फिर अगली बार तब समझाएंगे। चलिए, ये अगला उदाहरण क्या है? संधन अच्युत, सही है? हाँ, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ। सक, इसके पहले समय आकार है, यानी सकारोत्तरवर्ती आकार है, इसके बाद न है, बाद में स्वर है। कंडीशन हमारी इससे मिल रही है, पदांत ह्रस्व स्वर है, न है, उसके बाद अच है। तो किसको आगम होगा? यानी इधर नकार है तो यहाँ नुट का आगम हो जाएगा। नुट का क्या बचेगा? न भरशेष बचेगा। तब क्या हो जाएगा? सन धन न धन अच्युत। अब इसको जोड़ दीजिए। सन्नच्युत, सन्नच्युत क्या होगा? सन्नच्युत। अच्छा, अभी वो सर बता रहे थे, क्या पूछे थे आप? मतलब सन्यासी। एक ये हो गया, और दूसरा है इनमें से कौन सा सही है? एक ये है और एक ये है। इसमें ऊपर वाला सही है, इसमें गच्चा खा गए आप लोग। इसमें ये सही है, इसमें ये सही है। कृतित्व में डबल ता नहीं रहेगा, सिंगल ता रहेगा, महत्व में डबल ता रहेगा। क्लियर है? चलिए, जानते रहिए। क्या पता किसी दिन पूछ दे हिंदी में। अच्छा, उसमें अधः धन गति दिखा था। हाँ, हिंदी था उसमें 10 नंबर का। अधोधन गति में अधोगति लिखा था, उसमें पूछा था कौन सी संधि होगी, उसका विच्छेद जो है लिखा था अधोधन गति, अधोधन गति। हम इसमें बजे, हम कहे यार पता नहीं, हो सकता है हिंदी में कुछ और न मान रहे। फिर मारते मारते लास्ट में अधोधन गति। हम कहे चलिए जो देखा जाएगा, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव है, तो संस्कृत वाला ही मानते हैं। क्लियर है? संधन अच्युत बराबर सन्नच्युत सिद्ध हो गया। अब ये बताया कैसे था? नित्यम। इसको हटा दिया जाए। अब आप लोग बताइए क्यों यहाँ नहीं हुआ?
ड़ में य में अकार है, ड़कार है। अब बताइए काहे नहीं हुआ? स्थिति तो बन रही ना, पदांत ह्रस्व ये हो और बाद में ग न में से कोई एक हो, बाद में कोई स्वर हो, तो यहाँ भी तो बन रहा है। ये तो सर नहीं होगा, महर्षियों का जो लिखा हुआ सूत्र उसमें कोई अंतर नहीं किया है। नहीं, इस सूत्र को भी महर्षि पाणिनि जी ने ही बनाया था, इस सूत्र को भी महर्षि पाणिनि ने ही बनाया था। पहले बात से कोई मतलब थोड़ी है, मतलब ये है कि संधि का जो नियम बता रहे हैं वो लागू हो रहा है कि नहीं। यहाँ जो नित्यम का अर्थ है ये प्रायः, प्रायः या बहुधा, प्रायः माने ऐसा होता लगभग, ज़्यादातर, ये अर्थ होता है कि प्रायः मैं जाता हूँ, तो कभी कभी नहीं भी तो जाता हूँ। प्रायः का अर्थ ये भी तो निकल सकता है। मान लीजिए कोई कह दिया जाए इस कमरे में बहुत से लड़के हैं, बहुत से मतलब इस सृष्टि के पूरे लड़के तो हैं नहीं, कुछ तो होंगे जो यहाँ नहीं होंगे। तो यहाँ नित्यम का अर्थ यह है कि प्रायः, कभी कभी नहीं भी होता है, यानी इस अवस्था में नहीं हुआ है। और एक अगला और है, इधर तकारोत्तरवर्ती ह्रस्व इकार है, बाद में नकार है, ह्रस्व अ है। यहाँ भी बन रहा है स्थिति वही। ह्रस्व अ केवल ह्रस्व स्वर की बात किया है, ह्रस्व अ या ई की बात नहीं किया है, केवल ह्रस्व स्वर की बात किया है। हम ह्रस्व स्वर है, बाद में नकार है, उसके भी परे स्वर है। यहाँ भी हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि वही बात है नित्यम माने। पर आपको नींद लग रहा है। यहाँ भी नहीं हुआ। और एक है सनाद्यंत धातव, सनाद्यंत धात पढ़े हैं ना, सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्त्या कृत तद्धित समासयिक से सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्त्या कहाँ आया है? सनंत धातु जो है मैं पूरी लाइन बता दिया। कृत तद्धित समासयिक से सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्त्या। वृत्तियाँ कितनी हैं? कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु वृत्ति। अरे ये वृत्तियाँ बता रहे हैं, समास में जब हम पढ़ेंगे उसी से मैं बताया गया है। तो सन धन आद्यंत, सनाद्यंत, सन्नाद्यंत नहीं होता है, वहाँ सनाद्यंत ही रहता है। चलिए हो गया समय, चलिए जाने दीजिए। चलिए तो अब ये अगला जो मामला है ये थोड़ा सा लंबा है। समः सुट्य और अत्रानुष्का पूर्व, इसके पूर्व समः सुट्य के बाद जो है वो आता है संपुंका नाम सोवक्त नहीं, संपरिभ्याम करो तो भूषणे, भूषण अर्थ में सम और परि इस उपसर्ग के साथ भूषण अर्थ में सुट का आगम होता है। ठीक, अत्रानुष्का पूर्वश तुआ ये सूत्र आएगा, अन्नाचकात परोनुस्वार ये आएगा, फिर उसके बाद खरवसानियोर विसर्जनीय, उसके बाद संपुंका नाम स्ववक्तव्य। इतने सूत्रों से एक निर्माण होगा। ठीक है, इस सूत्र जो 4-5 इसके बाद संपुंका नाम स्ववक्तव्य तक आप लोग देख के आइएगा, तब हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर भी सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आप लोग के हमारे जो भाई यूट्यूब पे हैं वो देख रहे हैं, उनसे कृपया रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद।